लीजिए, मानव जो है अखंड समाज या समाज व्यवस्था के रूप में जीने लगा, तो उस स्थिति में धरती और चलेगी और ज्यादा चलेगी, ऐसा हो जी भैया। कोई बात नहीं। अपने हाथ में यही है कि हम अपने चारों ओर कितना ठीक कर सकते हैं, स्वयं को, परिवार को, समाज को कितना ठीक कर सकते हैं, शिक्षा संस्थाओं को, व्यवस्था को। ठीक है, शुरू किया जाए। जी भैया। 14 आदमी हैं। हाँ, काफी अपन लोग आ गए हैं जी लगभग। भैया, हाँ जितने करिए। प्रमुख लोग हैं सभी आ गए, फिर जो आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो मानव व्यवहार दर्शन का अध्याय 9 हम लोग पढ़ रहे हैं, समाज व्यवस्था। तो इसमें ये कहा कि अखंड समाज 10 सोपानी व्यवस्था है और यही जागृत मानव परंपरा सहज वैभव है। इसमें भी समाज के 3 रूप जो हैं वो गण्य हैं। पहला समाज का प्राथमिक रूप है समझदार परिवार, और दूसरा समाज का रूप है अखंड समाज, जिसको हम लोग राष्ट्र कह रहे हैं, और तृतीय स्वरूप है जिसको पृथ्वी कह रहे हैं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये तो जागृत मानव परंपरा में है। लेकिन यदि हम अभी वर्तमान में देखें तो जिसको हम लोग समाज कह रहे हैं वो धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, इस रूप में वर्ग भावना या समुदाय चेतना है, उसी को हम लोग समाज कह रहे हैं। उसमें राष्ट्रीयता भी है, उसको हम लोग जिसको स्टेट नेशन कहते हैं, वो भी एक प्रकार का समाज है ना। तो जो समझदार परिवार होंगे, यानी जब जागृत मानव परंपरा होगी, तब समाज 3 रूपों में रहेगा। एक है समझदार परिवार, दूसरा समझदार परिवारों की 10 सोपानी व्यवस्था में अखंड समाज, और फिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हुए, है ना। इस रूप में समाज का तृतीय रूप है। फिर कह रहे हैं कि सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में ही हैं। ये तीनों संस्थाएं जो हैं अखंड समाज के अर्थ में ही है। फिर आगे कहा कि परिवार भी अखंड समाज के अर्थ में प्राथमिक एक घटक है। तो जागृत मानव परंपरा में परिवार भी जो है अखंड समाज का के अर्थ में एक प्राथमिक घटक है। इस स्थिति में मुख्यतः सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। ऐसे अनेक परिवार मिलकर सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ऐसी भागीदारी स्वयं राज्य संस्थाओं के रूप में गण्य है, जिसको हम लोग ये जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसमें राज्य संस्थाओं के रूप में जो है वो गण्य है। इसी क्रम में समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के क्रम में विश्व परिवार सभा पर्यंत भागीदारी संपन्न होती है। यानी परिवार समूह से परिवार समूह, ग्राम से ग्राम समूह से ग्राम समूह जो है मंडल क्षेत्र से होते हुए विश्व परिवार सभा तक परस्पर भागीदारी बनी रहती। तो ये तो जागृत मानव परंपरा की बात हो गई, जिसमें अखंड समाज के स्वरूप को यहाँ पर बाबा जी ने प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद आ रही है भ्रमित परिवार। तो अभी जो भ्रमित परिवार है वो किसी ना किसी सीमांतवर्ती भूमि पर ही रहता है, और अनेक भ्रमित परिवारों में भी इसी पद्धति से भूमि की सीमा बनती है, जिसको हम लोग अभी स्टेट नेशन कह रहे हैं, राष्ट्र राज्य कह रहे हैं। वो ऐसे ही है कि अनेक भ्रमित परिवार जो है किसी पद्धति से भूमि की सीमा बनती है। फिर लिखा है कि भय संत्रास सहित संस्था युद्ध बल संचय करने में विवश होती है। तो ऐसे जो भ्रमित परिवारों से मिलके जो भी संस्थाएं बनती है, जिनको हम लोग राजनीतिक संस्था भी बोल सकते हैं या राज्य के रूप में संस्था भी बोल सकते हैं, तो उनमें भय और संत्रास सहित युद्ध बल संचय करने में विवश देखते हैं। सभी दुनिया के सभी देश जो है ऐसे ही देखने में आते हैं। ऐसी प्रत्येक संस्था के मूल में लक्ष्य के प्रति जो कार्यक्रम है वही उसका मूल विचार हो जाता है।
क्योंकि भ्रमित लक्ष्य सार्थक होता नहीं है। तो जो भी ऐसे राज्यों का लक्ष्य होता है वही मूल रूप से वो मूल विचार के रूप में हो जाता है। इस प्रकार संस्था का मूल रूप विकृत और असफल ही होता है। जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं, दुनिया में सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ जो है जीने के अर्थ में विकृत और असफलता के रूप में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम को तंत्रित करने के लिए भ्रमित मानव विवश होता है। फलतः पद और पदाधिकारियों की अनिवार्यता होती है। जैसा हम लोग देखते हैं कि हर राज्य में हायरार्की होती है ना, पदों की हायरार्की होती है, फिर उसके हिसाब से पदाधिकारी होते हैं, फिर उन पदाधिकारियों का जुरिडिक्शन होता है ना, तो उसकी अनिवार्यता होती है। तो भ्रमित संस्था के प्रथम और द्वितीय अवस्था में समर शक्ति संचयता की आवश्यकता समान है, क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक हैं। तो इसलिए यदि हम लोग देखें तो परिवार और जिसको हम लोग समुदाय कह रहे हैं, उन दोनों में समर शक्ति संचयता की आवश्यकता समान है, क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक हुई हैं इस अर्थ में। फिर आगे कहा है कि अनेक संस्था प्रभुता और उसकी अखंडता। भैया ये समर हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। भैया ये समर शक्ति जरा स्पष्टता। समर शक्ति यानी युद्ध शक्ति। हाँ हाँ जैसे हाँ अभी हम लोग देखते हैं कि हर परिवार जो है ना कोई हथियार अपने यहाँ रखता ही है। हाँ हाँ हाँ। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो बंदूक राइफल रखता है और भी कुछ कुछ रखता है ना। हम्म। और यदि इन्हीं भ्रमित परिवारों से कोई संस्था बनती है, उसमें भी यही होता है। जैसे हम लोग, भारत एक देश है, ऐसे दुनिया के सभी देश जो हैं हाँ हाँ युद्ध शक्ति संचयन में लगते हैं। हथियारों का संग्रह, हथियार हाँ है हाँ उसके जी, हाँ संग्रह जी। में वो दिखता हाँ है हाँ। ना। ठीक है ठीक है। फिर ऐसे प्रथम और द्वितीय अवस्था क्या भैया? परिवार और समाज जिसको कह रहे हैं, वर्ग जिसको कह रहे हैं ना, समुदाय। अच्छा अच्छा। परिवार और समुदाय। तीसरी स्थिति तो अखंड समाज है ना, तो वो तो अभी प्रमाणित नहीं है भ्रमित अवस्था में। लेकिन ये ऐसा रहते हुए भी सभी जो संस्थाएं हैं वो प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता के प्रति जनजाति को आश्वस्त विश्वास करने की घोषणा बारंबार करती हैं। अभी भी जो भी राज्य का मुखिया होता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, या जो भी कैबिनेट होती है, तो वो उन राज्यों की प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता के प्रति जनजाति को आश्वस्त विश्वास करने के योग्य घोषणाएं बारंबार करती रहती है ना, जिसको अपन कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी है ना, उसका आश्वासन देने की कोशिश करती है। ठीक है ठीक है। क्योंकि सबका मूल उद्देश्य ही यही है। सबका उद्देश्य ये है कि अपनी सीमा को बचा के रखना है। जितने भी राज्य हैं, दो ही कार्यक्रम दिखते हैं, एक तो अपनी सीमा को बचाना या अपनी सीमा का विस्तार करना। कम तो करना कोई नहीं चाहता ना। तो ये जो अपनी सीमा की सुरक्षा करना, अपनी सीमा का विस्तार करना, इसी के लिए समर शक्ति की जरूरत पड़ती हाँ हाँ है ना। तो भ्रमित मानव के पास इसके अलावा विकल्प भी नहीं है। अभी विकल्पहीनता है। यदि मान लो कोई राज्य ऐसा सोच ले कि हम नहीं करेंगे, तो दूसरा राज्य उसको हड़प जाएगा, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि वर्ग भावना में यही होता है, समुदाय चेतना का यही लक्षण है। तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी राज्य संस्थाएं हैं दुनिया में, सभी प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता के प्रति। प्रभुता का मतलब है कि जो भी उनके पास राजनीतिक ताकत है वो उनके नियंत्रण में रहे, और उसकी अक्षुण्णता रहे, उसकी बॉर्डर सीमा की सुरक्षा रहे, और इंटरनल जो भी सिक्योरिटी का चक्कर है उसको भी बचाने के प्रति जनजाति को आश्वस्त विश्वास करने का बार बार घोषणा करते हैं, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य भी यही है।
तो वो कह रहे हैं इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य संस्थाएं अखंड समाज में से के लिए समर्पित होने के लिए बाध्य हैं। ये कैसे निष्कर्ष निकाला? क्योंकि सभी राज्य प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता की बात करते हैं। इसका मतलब है कि सभी राज्य अखंड समाज के अर्थ में ही समर्पित होने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि प्रभुता तो तभी होगी भले वो किसी भी सीमा में हो, बाउंड्री में ही हो, लेकिन उनकी जो अपेक्षा है वो प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता है या अखंडता है ना। तो इसका मतलब है हर राज्य संस्था में अखंडता बीज रूप में है, तो इसलिए अखंडता में से के लिए समर्पित होने के लिए बाध्य हैं सभी संस्थाएं। तो जागृत मानव परंपरा में सम्यकता यानी पूर्णता को स्थापित करना व संरक्षित करना ही उद्देश्य कार्यक्रम अध्ययन एवं व्यवस्था है। तो जागृत मानव परंपरा में यदि हम देखें तो उसका उद्देश्य यही है प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखना। उसी के लिए कार्यक्रम है, उसी के लिए अध्ययन है और उसी के लिए व्यवस्था है, ताकि जो प्रभुता है और उसकी जो अखंडता या अक्षुण्णता है वो बनी रहे। तो प्रभुता का मतलब होता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता जो है अस्तित्व सहज प्रक्रिया और उसकी सूत्र व्याख्या और उसका प्रकाशन, इस रूप में प्रभुता है। जिसको हम लोग अखंडता कहते हैं वो मानवीय संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की एकात्मकता है, और अक्षुण्णता का मतलब होता है उसकी निरंतरता को बनाए रखना। इस अर्थ में और अखंड समाज का भी मतलब यही होता है। जिसको अखंडता कह रहे हैं वही अखंड समाज है ना। तो अखंड समाज का मतलब है मानवीय संस्कृति शिक्षा संस्कार सभ्यता विधि व्यवस्था सहज एकात्मकता। तो सभी जो राज्य संस्थाएं हैं वो सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था की एकात्मकता के रूप में प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता में से के लिए समर्पित होने के लिए बाध्य है, ऐसा कहा है ना। जागृत मानव परंपरा में जो भी उद्देश्य कार्यक्रम अध्ययन और व्यवस्था है वो इसी की पूर्णता के लिए है, यानी सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था की एक सूत्रता एकात्मकता है ना, सामरस्यता, इसी के लिए ही जागृत मानव परंपरा में उद्देश्य कार्यक्रम अध्ययन और व्यवस्था है। फिर आगे कह रहे हैं कि समग्र की एक सूत्रता के लिए अनिवार्यता केवल नीति त्रय ही है। तो ये जो सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था पूरी पृथ्वी के स्तर पे यानी अखंड समाज के स्तर पे एक सूत्रित हो जाए, इसके लिए नीति त्रय, जिसको अपन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो नीति बोल रहे हैं, अर्थ नीति धर्म नीति और राजनीति भी इसी को बोलते हैं। तो नीति त्रय ही है जो निपुणता कुशलता पांडित्य ही है। इस अर्थ नीति त्रय ही निपुणता कुशलता पांडित्य है। निपुणता का अर्थ होता है प्राकृतिक ऐश्वर्य पे आवश्यकता अनुसार उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने योग्य योग्यता, और कुशलता का मतलब है आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य को स्थापित करने वाली मानसिकता सहित किया गया क्रियाकलाप। तो निपुणता और कुशलता में थोड़ा सा अंतर है। प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने योग्य जो है योग्यता है वो निपुणता है, और कुशलता में इसके साथ सुंदरता मूल्य को स्थापित करने वाली मानसिकता भी है। इस रूप में कुशलता जो है वो व्यवहार आयाम के साथ भी जुड़ती है, व्यवसाय आयाम के अलावा। और जो पांडित्य है वो सहअस्तित्व रूपी जो ज्ञान है उसमें पारंगतता के रूप में रहता है। और सहअस्तित्व रूपी जो ज्ञान है वो न्याय न्याय धर्माधर्म सत्ता सत्यासत्य निर्णय करने तदनुसार आचरण करने तथा अन्य को बोधगम्य कराने योग्य क्षमता के रूप में पांडित्य है। तो कह रहे हैं कि जो समग्र की एक सूत्रता, समग्र का मतलब सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था की एक सूत्रता, समग्र का मतलब परिवार
से लेके विश्व परिवार तक की एक सूत्रता के लिए अनिवार्य क्या है, तो नीति त्रय है। अर्थ नीति, धर्म नीति, राजनीति के रूप में। अर्थ नीति उत्पादन से संबंधित नीति है, धर्म नीति या समाज नीति जो है वो सदुपयोगता से संबंधित है, और राजनीति सुरक्षा से संबंधित। और जो निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही है, सम्यकता को यानी पूर्णता को समग्र मानव जाति में स्थापित व संरक्षित करना ही संस्था व परंपरा है। तो पूर्णता को, यदि पूर्णता को अपन पहले पिछले अध्यायों में देखें तो हम लोगों ने 4 आयाम और 5 स्थिति की एक सूत्रता, सामरस्यता के रूप में पूर्णता को समझने का प्रयास किया। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नीति त्रय के रूप में अखंड समाज, या पूर्णता को दूसरे अर्थ में कहें तो प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता के रूप में पूर्णता को समग्र मानव जाति में संस्थापित व संरक्षित करना ही संस्था व परंपरा है। यही अभ्यास का लक्षण है। तो अभ्यास भी इसी का करना है। सहअस्तित्ववादी दर्शन क्षमता ही शिक्षा व व्यवस्था उपलब्ध हुई है। सहअस्तित्ववादी दर्शन क्षमता अनुसार ही शिक्षा व व्यवस्था उपलब्ध हुई है। फिर कह रहे हैं जो तृतीय अवस्था है, तृतीय अवस्था का मतलब है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में। तो तृतीय अवस्था केवल वादत्रय पूर्वक सिद्ध होने वाली नीति त्रय संबद्ध शिक्षा और व्यवस्था ही है। तो वादत्रय का मतलब समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक आध्यात्मवाद। समाधानात्मक भौतिकवाद विचार आयाम से संबंधित है, व्यवहारात्मक जनवाद जो है वो व्यवहार आयाम से, और जो अनुभवात्मक आध्यात्मवाद है वो अनुभव आयाम से। व्यवहार आयाम के ही 2 हिस्से हैं, एक है अखंड समाज और दूसरा है व्यवसाय आयाम के रूप में सार्वभौम व्यवस्था। क्योंकि सामाजिकता के रूप में दोनों आयाम है। सामाजिकता के निर्वाह के लिए व्यवहार आयाम भी है, व्यवसाय आयाम, क्योंकि सारे व्यवसाय का प्रयोजन भी व्यवहारिकता या सामाजिकता का निर्वाह ही है। तो तृतीय अवस्था में वादत्रय पूर्वक सिद्ध होने वाले नीति त्रय, नीति त्रय है ना उपयोगिता, उत्पादन, सुरक्षा नीति से संबद्ध शिक्षा और व्यवस्था ही है। तो शिक्षा क्यों है? क्योंकि व्यवस्था में जीने की मानसिकता की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षा। फिर अगला बिंदु है सार्वभौमता ही संप्रभुता है। तो जैसे ही हमको सार्वभौमता की समझ होती है तो हमको संप्रभुता स्पष्ट होती। संप्रभुता का मतलब है पूर्णता के अर्थ में परंपरा। भैया नई किताब में प्रभु सत्ता लिखी हुई है उस जगह पे। नई किताब में प्रभु सत्ता लिखा, चलिए प्रभु सत्ता का भी यही अर्थ होगा, है ना। प्रभु सत्ता का मतलब है चारों आयाम की एक सूत्रता, उसको प्रभु सत्ता कह रहे हैं ना। जैसे विचार आयाम की पूर्णता प्रबुद्धता है, व्यवहार आयाम की पूर्णता संप्रभुता है ना। और जब सार्वभौमिकता हो गई तो प्रभु सत्ता के रूप में चारों आयाम, 5 स्थिति की एक सूत्रता के रूप में प्रभु सत्ता है। इस पे हम लोग काफी बात कर चुके हैं, है ना। जी जी। लेकिन जब इसको सार्वभौमिकता ही संप्रभुता कहेंगे यानी अखंड समाज के अर्थ में, और जब प्रभु सत्ता कहेंगे तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रभु सत्ता ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि तृतीय अवस्था के बाद की बात कर रहे हैं इसलिए, है ना। तो सार्वभौमिकता ही प्रभु सत्ता है। यह केवल सत्व और सत्यता सहित संपूर्ण मूल्यों का प्रमाण एवं परंपरा है। वह स्थापित शिष्ट व्यवसाय मूल्य पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है ना। इसलिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही प्रभु सत्ता है। इसलिए इसको ठीक किया जा सकता है जो आपने कहा ना। तो यहाँ पर अपन
फिर आगे है प्रबुद्धता ही प्रभुता। सह अस्तित्व ही सत्यता। तो प्रबुद्धता ही प्रभुता और सह अस्तित्व ही सत्यता की जगह ही होगा। सत्यता है, इसी का अध्ययन एवं शिक्षा है। तो जब हम प्रबुद्धता कहते हैं तो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के रूप में है, और जब हम प्रभुता कह रहे हैं तो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में। जिसको हम नियम न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं वो प्रभुता है। प्रबुद्धता ही प्रभुता है, सह अस्तित्व ही सत्यता है, इसी का अध्ययन एवं शिक्षा है, जिसमें प्रमाण पूर्वक नीति त्रय सिद्ध होता है। यही प्रभुता है। तो जो नियम न्याय धर्म सत्य है, यानी नियम न्याय धर्म है, उसी का जो परावर्तित रूप है वही नीति त्रय है, जिसको हम लोग अर्थ नीति, धर्म नीति और राजनीति कह रहे हैं। जिसको सुलभ बनाना ही व्यवहारिक सत्ता है। प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप मानव की चिर वांछा भी है। प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप मानव की चिरवांछा भी है। प्रबुद्धता का तात्पर्य प्रकष्ट बोध संपन्नता है। प्रकष्ट बोध संपन्नता का तात्पर्य यथा स्थिति से पूर्णतः निर्भ्रम होने से है। भैया पिछली पंक्ति में एवं लिखा है, उसकी जरूरत है क्या वहां पे? प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप मानव की, एवं की जरूरत नहीं है। प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप मानव की चिरवांछा भी है। शायद मैंने यही पढ़ा था, एवं पढ़ा था क्या मैंने? आपने पढ़ा नहीं था लेकिन लिखा है, इसलिए पूछा मैंने। हाँ, उसको हटा दिया। वो सब किताब के करेक्शन में कुछ ना कुछ छूट जाता। फिर ये कहा कि प्रबुद्धता का तात्पर्य प्रकष्ट बोध संपन्नता से। प्रकष्ट बोध संपन्नता का मतलब है निर्भ्रम हो जाना, है ना। निर्भ्रमता कोई दूसरे अर्थ में प्रकष्ट बोध संपन्नता बोल रहा है, जो बुद्धि में होने वाली क्रिया है। प्रकष्ट बोध संपन्नता का तात्पर्य यथा स्थिति से पूर्णतः निर्भ्रम होने से है। यही प्रभु सत्ता का चरितार्थ स्वरूप सजगता एवं सतर्कता सहित सह अस्तित्व ही है। तो प्रभु सत्ता का मतलब हुआ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, है ना, जिसको अपन मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता कह रहे हैं। तो उसमें सतर्कता मानवीयता है और देव मानवीयता है, सजगता है। तो मानवीयता और देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता के रूप में सतर्कता सजगता सहित सह अस्तित्व ही है, और इसी को सह अस्तित्व ही स्वयं में व्यवस्था है, ऐसा लिखा है। यही प्रभु सत्ता का चरितार्थ स्वरूप है। मानव की यथा स्थिति जागृति परंपरा सहज वैभव है। तो ये जो जिसको हम लोगों ने अभी ऊपर की लाइन में पढ़ा ना कि प्रबुद्धता का तात्पर्य प्रकष्ट बोध संपन्नता से है, क्योंकि बुद्धि में बोध होता है। यही बोध जब मानव परंपरा में स्थापित हो जाता है उसको प्रकष्ट बोध, या परावर्तित हो जाता है उसको प्रकष्ट बोध संपन्नता बोल रहे हैं, जिसमें यथा स्थितियों के प्रति जो है निर्भ्रमता होती है। और यथा स्थिति का मतलब जो जहां पर है, जैसे परिवार में है, समाज में है, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में, वहां जो भी कार्यक्रम है उन सब में निर्भ्रमता का बना रहना, उसको प्रकष्ट बोध संपन्नता कह रहे हैं। मानव की यथा स्थिति जागृत परंपरा सहज वैभव है। भैया हाँ जी, अगले सेंटेंस, जो पिछला जो सेंटेंस था
उसमें सहजता और सजगता है। मतलब सहजता क्यों नहीं है, सजगता और सतर्कता है, हाँ, तो सहजता नहीं होगी। सहजता नहीं है ना, तो हाँ, दोनों। हाँ, तो दिव्य मानव की बात नहीं है इसमें, ऐसा क्या? तो इसमें अपने आप आ जाती है, जब सतर्कता सजगता सही सह अस्तित्व है ना, तो दिव्य, तो प्रभु सत्ता दिव्य मानवीयता के साथ ही है, जिसको अपन हाँ दिव्य मानवीयता हाँ, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। कहते हैं। इसीलिए लिखा है सजगता एवं सतर्कता सहित सह अस्तित्व ही है, सह अस्तित्व ही स्वयं में व्यवस्था है। ठीक है, और नहीं, इसको एक बार विचार करना। हाँ हाँ, आप बताइए, कुछ बोलना हाँ, चाहिए। नहीं बस वही समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु सत्ता है तो फिर सहजता क्यों नहीं है? थोड़ा सा सोचने का समय दीजिए, फिर देखते हैं क्या आता हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं। है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इसको मानवीयता और देव मानवीयता बोल रहे हैं और उसके साथ सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, यानी पूरे की बात कर रहे हैं ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, यानी तीनों इसकी बात कर रहे हैं। हाँ मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता, तीनों की हाँ, बात यहाँ, तो वो शब्द के रूप में यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है। मानव की यथा स्थिति जागृति परंपरा सहज वैभव है। प्रभु सत्ता के बिना अखंडता एवं अखंडता के बिना प्रभु सत्ता सिद्ध नहीं है। तो अखंडता का मतलब है, जिसको हम लोग कह रहे हैं मानवीय शिक्षा संस्कृति संस्कार सभ्यता विधि व्यवस्था की एकात्मकता, उसको अखंडता कह रहे हैं। तो प्रभु सत्ता तक पहुंचने के बाद ही अखंडता जो है वो अक्षुण्ण होती है। तो इसीलिए ये परस्पर अन्योनाश्रित हैं या परस्पर पूरक हैं इस रूप में। तो प्रभु सत्ता का मतलब चारों आयाम और पांचों स्थिति में एक सूत्रता की स्थापना हो जाना। तो यदि चारों आयाम पांचों स्थिति की एक सूत्रता स्थापित होती है, तभी मानव जाति जो है वो अखंड हो पाती है। और मानव जाति में जब अखंडता आती है तो वो सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था की एकात्मकता के रूप में ही रहती है। तो इसीलिए प्रभु सत्ता के बिना अखंडता एवं अखंडता के बिना प्रभु सत्ता सिद्ध नहीं है। फिर है सत्यता के प्रति निर्विरोधता एवं निर्भ्रमता ही अखंडता है। सत्यता को ऊपर डिफाइन किया है, सह अस्तित्व ही सत्यता है, ऐसा। तो सत्यता यानी सह अस्तित्व के प्रति निर्विरोधता एवं निर्भ्रमता ही अखंडता है। सह अस्तित्व कैसे पहचानने में आएगा मानव परंपरा में? तो परिवार से लेके विश्व परिवार तक एक सूत्रता के अर्थ में, है ना। सह अस्तित्व के प्रति निर्विरोधता और निर्भ्रमता ही अखंडता, तभी अखंडता जो है वो प्रमाण के रूप में आएगी। निर्भ्रमता के प्रति आश्वस्त करने वाली प्रक्रिया ही सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है। तो जहां ये सत्ता शब्द आता है ना, सत्ता का मतलब है प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता, चारों को मिला के सत्ता बोलते हैं, सत्ता। यही इसीलिए जो सह अस्तित्व की परिभाषा में बोलते हैं सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति। तो सत्ता का परावर्तित रूप जो है ये चारों की एक सूत्रता ही है, एकात्मकता है, अक्षुण्णता है, अखंडता है, उस रूप में सत्ता है। यही सबका अभीष्ट है और यही अप्रतिम शक्ति है। साथ ही यही मानव को देवता एवं भूमि को स्वर्ग बना देती है, जिसके लिए सभी चिर त्रसित हैं। सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था है।
सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम है। सार्वभौम का मतलब होता है संपूर्ण धरती पर मानव परंपरा में स्वीकृत, सार्थक, संतुलित, न्यायपूर्ण होना। सत्ता का तात्पर्य ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता है। यही प्रबुद्धता है, यही प्रभु सत्ता है, यही सत्ता और सत्ता ही सार्वभौम है। ऐसा है। तो इसी को प्रभुता भी बोल रहे हैं, इसी को प्रभु सत्ता भी बोल रहे हैं, इसी को प्रबुद्धता भी बोल रहे हैं। फिर आगे थोड़ा सा इनकी परिभाषाएं दी हैं। प्रभुता मतलब स्वीकारने योग्य सूत्र व्याख्या। यदि इसको मानव परंपरा में देखेंगे, प्रभुता स्वीकारने योग्य सूत्र व्याख्या और सत्ता अर्थात सार्वभौम व्यवस्था है। प्रबुद्धता का परावर्तित रूप प्रभुता है, प्रभुता का परावर्तित रूप सत्ता है, और सत्ता का परावर्तित रूप शिक्षा है, और शिक्षा का परावर्तित रूप जो है शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति और शिक्षा नीति है। प्रणाली, पद्धति, नीति का परावर्तित रूप ही चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता है। चारों आयाम और पांचों स्थिति की एक सूत्रता ही प्रभु सत्ता है। तो जिसको ऊपर ये कहा गया कि प्रभुता स्वीकारने योग सूत्र व्याख्या है। भैया ये सत्ता जो शुरुआती सूचना में खाली स्थान के रूप में हमने सुना है, और यहाँ सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था है। तो खाली स्थान और सार्वभौम व्यवस्था, इसको कैसे हम जोड़ के समझें? वो खाली स्थान नहीं है ना, वो खाली स्थान जैसा वो लोग समझाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जब उसका अध्ययन करते हैं तब ये पता लगता है कि संपूर्ण प्रकृति की ऊर्जा संपन्नता का कारण वही है, और चैतन्य प्रकृति में जो ज्ञान संपन्नता उसका कारण भी वही है ना। उसको महाकारण के रूप में पहचानते हैं। इसीलिए सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में सहअस्तित्व को ही सत्य बोला है। उसी का जो परावर्तित रूप है वही ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता है। उसको तो मानव परंपरा में यदि देखेंगे तो सत्ता किसकी है, तो ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, विवेक और विज्ञान की है ना, उसी की सत्ता है। और ज्ञान, विवेक, विज्ञान क्या है, तो सह अस्तित्व का परावर्तित रूप ही है ना। इस अर्थ में समझना पड़ेगा इसको। तो भैया सत्ता मतलब व्यापक है ना भैया, ना व्यापक कोई सत्ता बोल रहा है ना। हेलो हेलो। पाठक भैया आप म्यूट हो गए। अच्छा, पता नहीं किसने कर दिया। मेरे से हो गया वो गलती से वो। अच्छा कोई बात। हाँ योगेश भाई कुछ बोल रहे थे, नहीं, मैं यही कह रहे थे कि आवाज चली गई है ना, बिल्कुल आवाज। अच्छा क्या हुआ? तो मैं ये कह रहा था कि जहां भी सत्ता शब्द आता है वो व्यापकता के अर्थ में ही रहता है ना। चाहे वो मूल्य सत्ता हो, चाहे वो प्रभुता हो, प्रभु सत्ता हो या प्रभुता हो, तो जहां भी सत्ता आता है, प्रबुद्धता में भी सत्ता शब्द आता है ना। तो सत्ता का मतलब है जो व्यापक वस्तु के अर्थ में ही सत्ता शब्द है। लेकिन जो व्यापक वस्तु जब क्रिया में रहती है तभी वो सत्ता के रूप में पहचानने में आती है ना। मतलब क्रिया में जो पारगामिता के रूप में व्यापक वस्तु है वही सत्ता के रूप में पहचानने में। ठीक है योगेश भाई, ठीक बोल रहे हैं। हाँ भैया। और ये मुझे लगता है सत्ता या प्रभु सत्ता मानी सार्वभौम व्यवस्था। हाँ, प्रभु सत्ता मतलब सार्वभौम मतलब व्यवस्था। सत्ता का ही जो है परावर्तित रूप प्रभु सत्ता को देख सकते हैं? नहीं।
हेलो हेलो। हाँ जी, एक मिनट, किसी को फोन आ गया था, मैं काट दिया हाँ अभी। जी हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि आप सही कह रहे हैं कि जो सत्ता है उसी का परावर्तित रूप जो है वो प्रभु प्रभु सत्ता सत्ता है, जो जिसको हम तो सार्वभौम प्रभु व्यवस्था सत्ता कहते जो है मानव परंपरा के रूप में है, हैं। बिल्कुल जिसको अपन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल भैया। वही ये नीचे की जो परिभाषा का जो आखिरी लिखा है ना, चारों आयाम और पांचों स्थिति की एक सूत्रता ही प्रभु सत्ता है। प्रभु सत्ता है। और इसी को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था यानी जो समाज की तृतीय स्थिति है वो उसका व्यवहारिक रूप है ना। ठीक बात है भैया। तो शुरुआत है प्रभुता से, है ना। तो जो प्रभुता यानी जो सह अस्तित्व सहज जो सूत्र हैं, जो ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में है ना, वो ज्ञान विवेक विज्ञान के जो सूत्र है उससे सार्वभौमता जो है वो स्पष्ट होती है। भैया ज्ञान विवेक विज्ञान आपने बोला परावर्तित रूप है सह अस्तित्व का। हाँ, सह स्थिति प्रभुता है, जिसको अपन प्रभुता कह रहे हैं। सह अस्तित्व का परावर्तित रूप प्रभुता और सत्ता का परावर्तित रूप जो है वो सार्वभौम व्यवस्था है। हाँ, थोड़ा रिपीट करेंगे भैया एक बार। जो सत्ता है जिसको अपन सह अस्तित्व कह रहे हैं, उसका जो परावर्तित रूप है मानव परंपरा में, उसको प्रभु सत्ता कह रहे हैं। प्रभु सत्ता का मतलब है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। उसी को चारों आयाम और पांचों स्थिति की एक सूत्रता कह रहे हैं। चारों आयाम का मतलब अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय, और अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय पांचों स्थिति में व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र के रूप में, है ना, उनमें एक सूत्रता का स्थापित हो जाना ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रभु सत्ता है, ऐसा। तो अब इसमें जो प्रभुता शब्द है ना, सत्ता सत्ता जब बुद्धि में परावर्तित होती है तब प्रभुता होती है। जो शरीर में अभिभूत आत्मा है, जब वो परावर्तित होती है तब वो बुद्धि में प्रभुता के रूप में होती है। बुद्धि में प्रभुता के रूप में होने से स्वीकारने योग्य सूत्र व्याख्याएं हो जाती हैं। किसकी हो जाती हैं? जिनको हम लोग नियम न्याय धर्म सत्ता आदि कह रहे हैं, नियम नियंत्रण संतुलन कह रहे हैं, उस सबकी सूत्र व्याख्या जो है वो हो जाती है। उसके रूप में प्रभुता है। वही जब जिसको अपन मिला के ज्ञान कह रहे हैं, यही ज्ञान जब मानव परंपरा में पहचानने में आता है तब वो विवेक और विज्ञान के रूप में पहचान, है ना। तो इस तरीके से प्रभुता ही विवेक और विज्ञान के रूप में, और विवेक और विज्ञान में ज्ञान शामिल ही है, तो इस रूप में वो प्रबुद्धता बन जाती है। इसलिए प्रबुद्धता, इसके बाद जो प्रबुद्धता है वो पुनः परावर्तित होती है, यानी ज्ञान विवेक विज्ञान पुनः परावर्तित होता है, जिसको अपन प्रभुता कह रहे हैं। वो किस रूप में होगा? तो शिक्षा के रूप में होगा। इसलिए जो शिक्षा, जिसको अपन मानवीय शिक्षा या जीवन जिसको चेतना विकास मूल्य शिक्षा कह रहे हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो है वो परंपरा में प्रभुता है, जिसको 10 सोपानी व्यवस्था में शिक्षा ही मानसिकता का निर्माण करती है। किस बात की मानसिकता का? जो प्रभुता को समझ सके, उनके सूत्र व्याख्याओं को समझने योग्य मानसिकता का निर्माण करती है। इसलिए शिक्षा जो है वो प्रभुता के रूप में रहती है। फिर वही परावर्तित होती है ना, वो परावर्तित होती है तो सत्ता के रूप में परावर्तित, सत्ता का परावर्तित रूप शिक्षा, और शिक्षा का परावर्तित रूप जो है वो, तो जो प्रभुता परावर्तित होती है शिक्षा के रूप में, उसको सत्ता कह रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था के लिए, व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली, व्यवस्था को गति देने वाली और व्यवस्था के लिए मानसिकता को तैयार करने वाली शिक्षा है। इसलिए शिक्षा ही बुनियादी कार्यक्रम है। और शिक्षा किस रूप में रहेगी? तो प्रणाली, पद्धति और नीति के रूप में रहेगी। प्रणाली का मतलब होता है विषय वस्तु सहित पठन पाठन के रूप में।
पद्धति का मतलब है लक्ष्य पूर्ति के लिए निश्चित गति प्रणाली, गति सहज तरीका, पुष्टि संरक्षण प्रदाय करना मानव परंपरा मौलिक है इस अर्थ में। पदानुसार दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन भी पद्धति है। और नीति का मतलब नियति विधि पूर्वक गतिविधियां। तो शिक्षा जो है प्रणाली, पद्धति और नीति को स्पष्ट करती है। कहाँ पर स्पष्ट करती है? 10 सोपानी व्यवस्था में, परिवार से लेकर विश्व परिवार के बीच में व्यवहार और व्यवसाय आयाम में प्रणाली, पद्धति और नीतियों को स्पष्ट करती है, जो शिक्षा का परावर्तित रूप है। और ये जब प्रणाली, पद्धति और नीतियां स्थापित हो जाती हैं, कहाँ स्थापित हो जाती हैं? परिवारों की परंपरा में, यानी 10 सोपानी व्यवस्था में। तभी चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता बनती है ना। वही एक सूत्रता जो है वह प्रभु सत्ता के रूप में। ठीक है, हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, जो आपने अभी सत्ता समझाया, तो सत्यवत्ता उससे क्या अलग है या सेम ही कहा जा रहा है? सत्यवत्ता भी वही है ना। सत्यवत्ता का मतलब है जब हम सत्य को क्रिया में पहचानते हैं, वो सत्यवत्ता होता है। जैसे हाँ, जब हम शब्द में अर्थ को पहचानते हैं तो वो अर्थवत्ता होती है। तो हम कहते हैं कि भाई ये शब्द का अर्थ क्या है, तो शब्द का अर्थ ही उसकी अर्थवत्ता होता है ना, नहीं तो वो ध्वनि है केवल। हाँ। तो उसी तरीके से सत्य को जब हम मानव के आचरण में पहचानते हैं तब वो सत्यवत्ता है। मतलब आचरण को नियंत्रित करने वाली जो विधि, नीति, व्यवस्था, शिक्षा है ना, वही सत्यवत्ता हो जाएगी, है ना। जी भैया। फिर अगला सूत्र है नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य देश कालातीत है, अतः सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है। फिर लिखा है कि सार्वभौमिक ही अप्रतिमता है। अप्रतिमता का मतलब भी सत्ता ही होता है। अप्रतिमता ही मध्यस्थता है। तो जो सत्ता का, अप्रतिमता का मतलब है जब आत्मा सह अस्तित्व में अनुभव संपन्न होती है तभी उसको सार्वभौमिकता का अनुभव होता है। और उसी अनुभव में यानी सह अस्तित्व में ही मध्यस्थता स्पष्ट होती। मध्यस्थता का मतलब अनुभव ज्ञान जिसको कह रहे हैं। मध्यस्थता ही प्रबुद्धता, यानी मध्यस्थता के कारण से बुद्धि जो है वो प्रबुद्ध हो जाती। प्रबुद्धता ही परावर्तित रूप में विज्ञान और विवेक है, और विज्ञान और विवेक ही संप्रभुता है। तो पहले विज्ञान और विवेक व्यवहार आयाम में आता है, जिससे संप्रभुता स्थापित होती है ना। संप्रभुता ही अखंडता है। तो जब संप्रभुता का मतलब है जब परिवार, विश्व परिवार तक एक दूसरे के साथ एक सूत्रित हो जाते, उसको संप्रभुता करें। संप्रभुता ही अखंडता, यानी अखंड समाज जिसको अपन कह रहे हैं, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। अखंडता ही समाधान और समृद्धि है। जब अखंड समाज, पूरी दुनिया में अखंड समाज स्थापित हो जाता है तभी मानव जाति में समाधान और समृद्धि है। यहाँ पर जो समाधान और समृद्धि है वो व्यक्ति के अर्थ में नहीं है ना, या परिवार के अर्थ में नहीं है। समाधान समृद्धि ये अखंड समाज में समाधान समृद्धि की अक्षुण्णता के रूप में है। तो समाधान समृद्धि ही सह अस्तित्व है, और सह अस्तित्व ही जीवन, और जीवन ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य है। ऐसा यदि अपन मानव जीवन को समझने का प्रयास करें तो उसमें समझने की वस्तु नियम, न्याय, धर्म, सत्य ही है। नियम, न्याय, धर्म, सत्य जो है वो देश कालातीत है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसका मतलब है कि जो नियम, न्याय, धर्म, सत्य है वो भी सह अस्तित्व का प्रकटन है या प्रकाशन है। तो सह अस्तित्व के रूप में अस्तित्व परम संबंध है। तो इसी को हम लोग नियम, न्याय, धर्म, सत्य को परम संबंध के रूप में पहचान सकते हैं। जैसे
क्रिया क्रिया के बीच में जो संबंध है वो नियम, मानव मानव के बीच में जो संबंध है वो न्याय, मानव प्रकृति के बीच जो संबंध है के मध्य जो संबंध है वो धर्म, और प्रकृति और व्यापक वस्तु के बीच में जो संबंध है वो सत्य। तो इस रूप में जो सहअस्तित्व रूपी परम संबंध है वही नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में अप्रतिमता है ना, अप्रतिमता है। यही अप्रतिमता यानी यही मध्यस्थता है, अप्रतिमता ही मध्यस्थता है। तो जैसे हर क्रिया में जो नियंत्रण है वो नियम पूर्वक है, तो इसलिए नियम की क्रिया में मध्यस्थता होती है। मानव के व्यवहार में जो नियंत्रण है वो न्याय है, इसलिए न्याय की मध्यस्थता में व्यवहार का नियंत्रण है। अखंड समाज में जो नियंत्रण है वो सार्वभौम व्यवस्था है, अखंड समाज में जो नियंत्रण है वो सर्वतोमुखी समाधान है। तो इसलिए धर्म जो है समाधान का, सर्वतोमुखी समाधान ही धर्म है। तो इसलिए धर्म जो है वो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में मध्यस्थ है। कहाँ पे मध्यस्थ है? तो अखंड समाज में, मानव प्रकृति की परस्परता में, मानव मानव की परस्परता में और मानव प्रकृति की परस्परता एवं सत्य, और पूरा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के साथ जो संबंध है वो सत्य है। यानी संपूर्ण प्रकृति व्यापक वस्तु के साथ जो संबंध, उसी का परावर्तित रूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सत्य है। तो इस रूप में नियम न्याय धर्म सत्य ही मध्यस्थ है ना। मध्यस्थता ही, जो नियम न्याय धर्म सत्य रूपी मध्यस्थता ही परावर्तित रूप में ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक जो है वो प्रबुद्धता है। तो इसीलिए लिखा मध्यस्थता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही विज्ञान एवं विवेक है। विज्ञान विवेक ही संप्रभुता है। यदि विज्ञान और विवेक यानी जिसको हम कह रहे हैं कि परिवार से विश्व परिवार तक यदि न्याय की स्थापना हो जाती, उस रूप में संप्रभुता है। संप्रभुता ही अखंडता है, अखंडता ही समाधान समृद्धि है, समाधान समृद्धि ही सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व ही जीवन, और जीवन ही नियम न्याय धर्म सत्य है। तो इसलिए मानव जीवन में यदि मानव जीवन का विश्लेषण करें तो उसमें समझने वाली वस्तु नियम न्याय धर्म सत्य ही है। इसलिए नियम न्याय धर्म सत्य ही जीवन है, और नियम न्याय धर्म सत्य सम्मिलित रूप में सहअस्तित्व है, इसलिए सहअस्तित्व ही जीवन है। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है? ये सुरेंद्र भैया, यहाँ ये शब्द मैं मैच नहीं कर पा रही। कौन से शब्द? जो ये समाधान एवं समृद्धि ही सह अस्तित्व, ये तो ठीक है। इसके बाद जो लिख रहे हैं ना, सह अस्तित्व ही जीवन। अब ये जीवन ही नियम न्याय धर्म सत्य तो मैच कर पा रही हूँ, लेकिन सह अस्तित्व ही सिर्फ ये वाला जीवन, ये वाला जो दो वर्ड है, इसको किस अर्थ में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो मानव जीवन में क्या चीज है? मानव जीवन में जीवन है और शरीर है। हाँ, वो तो सह अस्तित्व हो गया। सह स्थिति तो है ना, तो सह अस्तित्व के बिना उसको ही मतलब कह रहे जीवन और शरीर। यदि वो कहते हैं तो स्पष्ट हो जाता है ना? वो तो कह रहे हैं, लेकिन जीवन का मतलब क्या है? नहीं, जीवन का मतलब जैसे आपने कहा कि जीवन और शरीर, हाँ, ऐसा बोला ना, तो इसमें जो जीवन है उसका मतलब क्या है? वो जीने वाला है। तो जीने वाला क्या है? तो वो कहाँ जीता? तो सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था में जीता है। अच्छा। तो सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था ही तो नियम न्याय धर्म सत्य है। अच्छा, उसके अर्थ में से। हाँ, ठीक। तो तभी तो, और मानव जीवन में और है क्या? जी। यदि मान लीजिए कि सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था को हटा दें तो जीवन का क्या मतलब है? कुछ अपरिभाषित रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्यक्रम तो चाहिए। तो अभी तक हम लोग अपरिभाषित इसीलिए है ना, क्योंकि जो उसकी सत्ता है उसको पहचान ही नहीं। जीवन में जो सत्ता है वो सत्ता नियम न्याय धर्म सत्य की है, उसको पहचान ही नहीं रहे। और उसका जो परावर्तित रूप है वो विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता हो गई। हाँ, और उसी की
उसी की जो एकात्मकता है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, व्यवस्था। वही ठीक प्रभु सत्ता है। ठीक। फिर इसीलिए आगे भी लिखा ना, मानव जीवन कार्यक्रम में विधि नीति व्यवस्था का समाहित रहना प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो जीवन शब्द आया ना, वो मानव जीवन के अर्थ में आया है। सहस्थिति ही मानव जीवन। अच्छा अच्छा, समझ गई। हाँ। ठीक है। तो मानव जीवन में विधि नीति व्यवस्था, तो विधि का मतलब है व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या सहित आचरण, कार्य, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी, इसको विधि कह रहे हैं। व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहज, आचरण, कार्य, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी, इस रूप में विधि है। दूसरे अर्थों में कहें, विधि का मतलब है व्यवस्था में भागीदारी, है ना। कार्य में भागीदारी, व्यवहार में भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी, इस अर्थ में विधि तो जो व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या के रूप में है। और नीति जो है वो नियति विधि पूर्वक गतिविधियां हैं। तो जैसे हम लोग सुरक्षा और सदुपयोगिता नीति के रूप में पहचानते हैं, तो वो नियति विधि पूर्वक गतिविधि के रूप में है। और फिर है व्यवस्था। व्यवस्था विधि के अर्थ में नीति का निर्वाह। तो इसलिए ये तीनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं ना। तो विधि पूर्वक नीति है और विधि नीति पूर्वक व्यवस्था है ना, इस ऐसा समझ में आएगा। तो मानव जीवन के कार्यक्रम में विधि, नीति एवं व्यवस्था का समाहित रहना प्रसिद्ध है। इसी को नीचे चार्ट में उन्होंने स्पष्ट किया है ना। तो अभी जो प्रभुता की बात ऊपर आई थी, तो प्रभुता क्या है, तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य है ना। तो प्रभुता के नीचे वाले कॉलम में आप देखेंगे तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य लिखा, पहले सत्य, फिर धर्म, फिर न्याय, फिर नियम लिखा। फिर इसके बाद जो विधि है उसको स्पष्ट किया है। तो प्रभुता में विधि विधानाभ्यास है, विधानाभ्यास के रूप में ही सत्ता है, सत्ता में नीति है, और वही व्यवस्था है जिसको अपन नीति त्रय व्यवस्था कह रहे हैं ना। उसी तरीके से सत्य के सामने भी विधि है। तो सत्य तो आचरण है, सत्य का जो व्यवहार है, सत्य के रूप में जो व्यवस्था में भागीदारी है, उस रूप में विधि है। विधि चिंतनाभ्यास पूर्वक नीति है, नीति ही व्यवस्था है। फिर है धर्म। धर्म के सामने भी विधि और शास्त्राभ्यास लिखा है, क्योंकि शास्त्राभ्यास के माध्यम से ही सर्वतोमुखी समाधान स्पष्ट होता है। तो सर्वतोमुखी समाधान ही नीति है, वही व्यवस्था के रूप में है। इसी प्रकार से न्याय जो है व्यवहाराभ्यास के रूप में है। तो व्यवहाराभ्यास के रूप में न्याय विधि है, जो वही नीति है, उसी को सुरक्षात्मक नीति कह रहे हैं, क्योंकि न्याय में ही सुरक्षा है, उसी को व्यवस्था कह रहे हैं। इसी प्रकार से नियम है, नियम यानी कर्माभ्यास। तो नियम पूर्वक ही सारे कर्माभ्यास हैं। तो इसलिए जो कर्माभ्यास में जो विधि है वो नियम है, नियम पूर्वक जो नीति है वही व्यवस्था है। तो इस अर्थ में यहाँ अंतर संबंध को बताया है, जो ऊपर कहा ना, विधि, नीति, व्यवस्था। तो विधि का मतलब आचरण, कार्य, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी। नीति का मतलब नियति, विधि पूर्वक गतिविधियां। और व्यवस्था का मतलब है विधि के अर्थ में नीति का निर्वाह करना। व्यवहार गति में स्थायित्व, निरंतरता और वर्तमान में विश्वास के रूप में व्यवस्था है। तो यदि सत्य, इसी को प्रक्रिया भी बोलते हैं ना, सत्य प्रक्रिया, धर्म प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया। तो प्रक्रिया का मतलब है विधि नीति को सम्मिलित रूप से देखते हैं तो उसको प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया पूर्वक व्यवस्था है, ऐसा। अभ्यास की जो परिभाषा है ना, उसमें लिखा है प्रयास व प्रयोग
प्रयास व प्रयोग के रूप में अभ्यास है। और प्रयास का मतलब है विकास और जागृति की ओर निश्चित कार्यक्रम चिंतन, इसको प्रयास बोल रहे हैं। और प्रयोग का मतलब है लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रक्रिया संपन्न करना। इन दोनों के सम्मिलित रूप को अभ्यास करें। फिर अगला सूत्र है, तो ये प्रक्रिया संपन्न करना मतलब ये यानी विधि नीति पूर्वक कार्य व्यवहार करना। विधि विहित नीति के रूप में प्रक्रिया है। तो विधि विहित नीति व व्यवस्था ही चारों आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता को स्थापित करती है। यही जागृत जीवन का प्रत्यक्ष रूप एवं कार्यक्रम है। यही अभ्यास का फलन है। यही नियति विधि पूर्वक गतिविधियां हैं। यही जागृत मानव परंपरा का अभ्यास एवं अभ्यास का वैभव है। जागृति क्रम और जागृति परंपरा में अनिवार्य क्रिया प्रक्रिया स्थितिशीलता व गति ही सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता ही निर्विवाद एवं समाधान है। मानव के लिए मानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप ही सार्वभौमता है। सार्वभौमता ही निर्विवाद एवं समाधान है। क्योंकि अमानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप में विवाद बना ही रहेगा, वाद विवाद, और समस्या भी बनी रहेगी। इसलिए मानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप में ही निर्विवाद और समाधान पहचानने में आएगा, जो सार्वभौमता है। ज्ञानावस्था की इकाई में निर्विवाद की आशा आकांक्षा है। साथ ही उसमें पूर्णता के लिए प्रयास भी सामतः पाया जाता है। इसकी अपर्याप्तता ही है जो प्रभु सत्ता में से के लिए विविधता है। यही द्रोह विद्रोह आतंक तथा युद्ध है। जबकि यह सब मानव की वांछित घटना या स्थिति परिस्थिति नहीं है। ज्ञानावस्था की इकाई में निर्विवाद आशा व आकांक्षा है। निर्विवादता की क्या लिखा है नई किताब में? निर्विवाद एवं समाधान। निर्विवाद, हाँ, निर्विवादता ही होना चाहिए। निर्विवाद, ऊपर निर्विवाद आया है इसलिए, लेकिन वाक्य रचना के दृष्टिकोण से निर्विवादता की आशा आकांक्षा है। भैया निर्विवाद ही लिखा है, निर्विवादिता नहीं लिखी। कोई बात नहीं, निर्विवादी होगा उसका। जब हम इसको क्रिया के रूप में देखते हैं तो निर्विवाद होता है। जब संज्ञा के रूप में होता है तब ता लगा देते हैं ना। ता का मतलब है जो संज्ञा के रूप में देखते हैं। सार्वभौमता ही निर्विवाद एवं समाधान है। तो ज्ञानावस्था की इकाई निर्विवाद की आशा आकांक्षा है। इकाई में निर्विवाद की आशा आकांक्षा है। साथ ही उसमें पूर्णता के लिए प्रयास भी सामतः पाया जाता है। इसकी अपर्याप्तता ही है जो प्रभु सत्ता में से के लिए विविधता है। यही द्रोह विद्रोह आतंक तथा युद्ध है। जबकि यह सब मानव की वांछित घटना स्थिति या परिस्थिति नहीं है। तो यदि पूर्णता की अपर्याप्तता है, उस स्थिति में प्रभु सत्ता में से के लिए, यानी जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में से के लिए द्रोह विद्रोह आतंक युद्ध ही है। और ये सब मानव की वांछित घटना व स्थिति या परिस्थिति नहीं है। क्योंकि जो परिवार के रूप में जो भी भ्रमित राज्य संस्थाएं होती हैं वो भी प्रभुता की अक्षुण्णता चाहती है ना। इस अर्थ में ये वांछित घटना नहीं है।
फिर आगे लिखा है कि समृद्धि, समाधान, सहअस्तित्व एवं अभयता ही मानव कुल की सार्वभौमिक आकांक्षा है। तो पहले समृद्धि, समाधान, सहअस्तित्व एवं अभयता ही मानव कुल की सार्वभौमिक आकांक्षा है। प्रभुता की प्रतिष्ठा तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक अभयता को प्रदान करने में समर्थ ना हो जाए। तो जो प्रभुता है वो क्रम तभी सफल होती है जब मानव जाति में अभयता भैया यहाँ प्रभु प्रतिष्ठित। सत्ता लिखी हुई है प्रभुता की जगह पे। प्रभु सत्ता लिखा है क्या? जी, प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक अभयता एक को मिनट। प्रदान करने में समर्थ न हो जाए। प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा तब तक ठीक है, वो प्रभु सत्ता ही शब्द ठीक है। एक दो जगह और ऐसी गलती हैं, थोड़ा बता दीजिएगा आप, है ना। मैं किताब नहीं देख रहा हूँ, इसमें से पढ़ रहा हूँ। प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा, क्योंकि अपन प्रभु सत्ता है ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, सार्वभौमिकता की बात कर रहे हैं, सार्वभौमता की बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभु सत्ता ही आना चाहिए। प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक अभयता को प्रदान करने में समर्थ ना हो जाए। फिर आगे है प्रभुता ही अभयता। यहाँ भी प्रभुता है कि प्रभु सत्ता है? प्रभुता ही है। प्रभुता जी। तो प्रभुता ही अभयता, अभयता ही क्रम, क्रम ही जागृति, जागृति ही अनिवार्यता, अनिवार्यता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही जीवन सफलता एवं जीवन सफलता ही प्रभु सत्ता है। ये लास्ट वाले में प्रभुता लिखी हुई है। सफलता जीवन ही सफलता ही प्रभुता है। जी, प्रभुता से प्रभुता तक का वो सर्कल। अच्छा, जीवन सफलता ही प्रभुता है, ऐसा है ना, प्रभुता कर देते। किताब में ऐसा ही लिखा है, प्रभुता ही अभयता, ऐसा लिखा है, प्रभुता ही अभयता, अभयता ही क्रम, क्रम ही जागृति, जागृति ही अनिवार्यता, अनिवार्यता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही जीवन सफलता और जीवन सफलता ही प्रभुता है, ऐसा लिखा। जी भैया प्रभुता मानी अनुभव ना। हेलो, यहाँ पर अनुभव नहीं आएगा, है ना। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्रभुता जो है ना, तो अनुभव में ही जीवन की सफलता है। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन जब अपन कह रहे हैं ना प्रभुता ही अभय था, हाँ वो वहां पर जो है वो नहीं आएगा, लेकिन तो जीवन की सफलता जो है तो अभी जो अपन नहीं ने योगेश प्रभुता, भाई, एक मिनट भैया, है ना योगेश भैया, हाँ जी, अनुभव नहीं है सफलता, उसके भी आगे प्रमाण सफलता है। जब तक प्रमाण नहीं है व्यवहार और कार्य में, तब तक सफल नहीं है। नहीं अगर क्रम में देखे तो मैं ये प्रमाण कह रहा तो तभी था आएगा जब पहले अनुभव आएगा। योगेश भाई, अभी अपन ने भैया। ऊपर पढ़ा है कि प्रभुता का मतलब है विवेक और विज्ञान, है ना। हाँ भैया। तो विवेक और विज्ञान पूर्वक ही अभयता है, अभयता ही क्रम है। तो अभयता परिवार से लेके विश्व परिवार के बीच में क्रम है, क्रम ही जागृति है। तो परिवार से लेके विश्व परिवार तक क्रमशः जागृति है, जागृति ही अनिवार्यता है, अनिवार्यता ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही जीवन सफलता और जीवन सफलता ही प्रभुता है, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब आपने जो बताया कि विवेक विज्ञान से ही अभयता है, तो विवेक विज्ञान के मूल में मैं अनुभव को देख रहा हूँ, है ना। वो तो है ही, अनुभव ही है अनुभव ना। संपन्नता से ही विवेक और विज्ञान है। तो नहीं, मेरा ये अनुभव कहना है कि संपन्नता अभी ही जीवन की सफलता है। हाँ भैया, आपने ऊपर वाला सूत्र पढ़ा होगा ना, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। लिखा है प्रभुता स्वीकार योग सूत्र व्याख्या, फिर उसके बाद लिखा है प्रभुता स्वीकार योग सूत्र व्याख्या और सत्ता जो है सार्वभौम व्यवस्था। हाँ जी। फिर लिखा है प्रबुद्धता का परावर्तित रूप प्रभुता, फिर लिखा है प्रभुता का परावर्तित रूप सत्ता, सत्ता का परावर्तित रूप शिक्षा,
शिक्षा का परावर्तित रूप प्रणाली पद्धति नीति, प्रणाली पद्धति नीति का परावर्तित रूप चारों आयाम 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता, चारों आयाम और पांचों स्थिति की एक सूत्रता प्रभु सत्ता। और इससे भी ऊपर ये लिखा है, और ऊपर जाएंगे तो प्रभुता को डिफाइन किया है। विवेक और विज्ञान संपन्नता। हाँ, तो मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि विवेक विज्ञान संपन्नता के मूल में अनुभव संपन्नता, और इस रूप में जो है अनुभव संपन्नता जो है वो ही प्रभुता और वो ही जीवन की सफलता। ठीक है भैया, ये तो ठीक है। मुझे, हाँ ठीक है भैया। वैसे अपने ये 4 आयाम में देखने जाए, अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम, व्यवसाय आयाम, व्यवस्था आयाम, तो उसमें जो है अनुभव आयाम में हम प्रभुता को रखते हैं, विचार आयाम में प्रभुत्ता, व्यवहार आयाम जो है वो संप्रभुता, और व्यवस्था जो है वो प्रभु सत्ता। इस तरह से भैया बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं तो मैं है ना, लेकिन इन सबका परावर्तित रूप है। जैसे इन सबका जो परावर्तित रूप है उसी को हम लोग कह रहे हैं विधि, संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था, है ना। जैसे प्रभुता ही विधि के रूप में है, यानी सहस्थित ही विधि है ना, इस रूप में विधि है। ठीक बात। फिर इसके बाद जो प्रबुद्धता है उसका परावर्तित रूप संस्कृति है। बिल्कुल। और इसके बाद जो संप्रभुता है उसका परावर्तित रूप सभ्यता है। सभ्यता का मतलब है कि जब कोई जिम्मेदारी का वहन करता है ना। ठीक बात। तो वहां पर वो उस रूप में भी इन चारों को मिला के सत्ता करें, इन्हीं की सत्ता है। लेकिन इसके बाद जब व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में देखते हैं तो वो शिक्षा को सत्ता बोल रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्था है ना वो शिक्षा पूर्वक ही है। बिल्कुल। मतलब शिक्षा ही मानसिकता का निर्माण करती है, मानसिकता ही व्यवस्था का निर्माण करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उसमें जो व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली जो सत्ता है, वो शिक्षा है। बिल्कुल भैया। तो इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग जो है परावर्तन प्रत्यावर्तन के रूप में किया है। और परावर्तन प्रत्यावर्तन के साथ उसके परावर्तित रूप जो है वो मानव के सभी आयामों में स्पष्ट होते हैं और सभी स्थितियों में स्पष्ट होते हैं। जैसे ये परिवार में भी पहचानने में आती है और परिवार समूह में भी, वो ग्राम में भी हो, ग्राम समूह में भी, है ना। तो परिवार से लेकर विश्व परिवार के बीच में संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था बनी रहती है। बिल्कुल, है ना। तो इनकी एक सूत्रता हो जाना, वो उसी के कह रहे हैं कि अभयता ही क्रम है। तो वो भी क्रम से ही है अभयता। हाँ जी। कैसे क्रम से है कि पहले परिवारों की परस्परता में आएगी, है ना, फिर परिवारों की परस्परता से परिवार समूह की परस्परता में आएगी, पहला परिवार सोपान, समूह दूसरा से सोपान, तीसरा सोपान। हाँ, ऐसे। ठीक तो इस तरीके से उसका क्रम है और ये क्रम ही जागृति है। जैसे जैसे अभय आएगी, अभय आता जाएगा, वही जागृति का प्रमाण है। बिल्कुल। और जागृति ही अनिवार्यता है, अनिवार्यता ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही जीवन सफलता है और जीवन सफलता ही प्रभुता है। ठीक बात है भैया। तो आप इसको समझ लीजिए जैसा भी। भैया ये योगेश भी आपने क्या बताया, 4 आयाम को कैसे आपने लिंक किया, थोड़ा बोलेंगे? विचार आयाम का मतलब क्या? प्रबुद्धता। और अनुभव का बताएंगे थोड़ा, चारों के ऊपर? अनुभव आयाम को प्रभुता के रूप में देख रहे हैं, कह रहे हैं। विचार आयाम को प्रबुद्धता, व्यवहार आयाम को संप्रभुता और व्यवस्था आयाम को प्रभु सत्ता। हाँ, लेकिन इसमें एक सिद्धांत ये भी है। हाँ भैया। कि प्रबुद्धता में प्रभुता शामिल रहती है ना। हाँ जी। और प्रभुता और प्रबुद्धता ही संप्रभुता के रूप में व्यवहार आयाम में प्रत्यक्ष होती है। और ये तीनों प्रभु सत्ता के रूप में, मतलब प्रभु सत्ता में प्रभु संप्रभुता, प्रबुद्धता और प्रभुता तीनों शामिल है। तीनों शामिल है। संप्रभुता में प्रबुद्धता और प्रभुता शामिल है। हाँ जी। प्रबुद्धता में प्रभुता शामिल है। हाँ, और ये चारों को मिला के सत्ता कह रहे हैं, क्योंकि
सत्ता ही है। बिल्कुल। और सत्ता क्या है? तो सत्ता में संप्रक जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में सह अस्तित्व ही है ना। तो सह अस्तित्व में जो सत्ता की जो उपस्थिति है, उपस्थिति बोल देते हैं अभी, हाँ भैया। या संप्रक्तता है ना, संप्रक्तता ज्यादा ठीक होगा। तो वो जो संप्रक्तता है उसी का परावर्तित रूप जो है ना अखंडता, एक सूत्रता और सामरस्यता है। क्योंकि सत्ता में डूबी भीगी जड़ चैतन्य प्रकृति है ना, यानी संप्रक्तता है। तो उसी तरीके से मानव जाति जो है वो सत्ता में डूबी भीगी घिरी हुई है। ठीक है। बिल्कुल भैया। जैसे मानव जाति का व्यवहार जो है वो न्याय में संपृक्त है। हाँ। है ना? मानव जाति का प्रकृति के साथ जो कार्य है वो नियम में संपृक्त है, इस रूप में कह रहे हैं भैया। हाँ जी, हाँ ठीक बात है भैया। तो मानव का जो समाज के रूप में आचरण है वो धर्म पूर्वक है, जिसको अपन सर्वतोमुखी समाधान कहते है ना। और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की जो एक सूत्रता है उसी को प्रभु सत्ता कह रहे। इस तरीके से सत्ता ही प्रभु सत्ता का परावर्तित रूप है। दिनेश भाई ठीक चल रहे हैं अपन। जी जी भैया, बस एक चीज मैं कह रहा था जो आपने बोला अभी भैया कि जैसे मानव का प्रकृति से संबंध है वो नियम है, और मानव से मानव का जो एक जो व्यवहार है वो न्याय है। तो इनके बीच में जो संबंध है उसी को मध्यस्थता कह रहे हैं क्या? वही मध्यस्थता है क्या? नहीं, मध्यस्थ तो न्याय है। अच्छा, मध्यस्थ न्याय है, मतलब मध्यस्थ के बीच, इन बिटवीन कोई चीज नहीं है। अच्छा, इन बिटवीन क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है ना। नहीं, जैसे प्रकृति और मानव के बीच में नियम है, ये ऐसा कुछ बोला ना अभी योगेश जी ने? मैंने ये कहा कि प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसमें नियम की मध्यस्थता है। मानव के बीच है, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब नियम की मध्यस्थता है वहाँ पे। ऐसा नियम की मध्यस्थता भी कह सकते हैं, नियम की सत्ता भी कह सकते हैं दिनेश भाई। नियम की सत्ता बोलिए, नियम की सत्ता, नियम की मध्यस्थता, ठीक है, ठीक। जी जी भैया, नियम ही नियंत्रण का आधार है, आचरण को नियंत्रित करता है उस अर्थ में। हाँ, तो सत्ता उसी की हुई ना जो जिसको नियंत्रित करता है, जिसको नियंत्रित करता है वही, या जो जिसके आश्रय में है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रकृति व्यापक वस्तु के आश्रय में है, इसीलिए सत्ता का जो परिभाषा व्यवहार दर्शन में है ना, उसमें यही कहा कि जो जिसके आश्रय में वो उसकी सत्ता है। इसलिए संपूर्ण प्रकृति की आश्रय जो है वो व्यापक वस्तु है, इसलिए व्यापक वस्तु सत्ता है। तो उसी तरीके से जो क्रिया में जो नियंत्रण है वो नियम पूर्वक है, तो इसलिए नियम की सत्ता है। अभी आपने बोला कि प्रकृति के बीच में नियम, तो प्रकृति में जीवन, मानव शरीर सब आ जाएगा ना? सब आ जाएगा, मानव भी आ जाएगा। हाँ। तो इसीलिए मानव में भी जो है ना, जिसको हम लोग बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम कह रहे हैं, तो मानव के सभी आयाम में नियम रहता है। हाँ भाई। क्योंकि प्रकृति तो जड़ चैतन्यात्मक दोनों प्रकृति है। हाँ। तो जैसे जो क्रिया की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है वही नियम है, ऐसा परिभाषा लिखा है। नियम की परिभाषा ऐसी लिखी है कि जो क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि है उसको नियम, और नियम की दूसरी परिभाषा लिखी है आचरण ही नियम। हाँ। तो आचरण का मतलब है नियंत्रित आचरण, अनियंत्रित आचरण को आचरण नहीं बोलते। हाँ। है ना? हाँ। व्यवस्था के अर्थ में है वही आचरण है। हेलो। हाँ हाँ भैया। फिर इसके बाद जब हम जिसको हम लोग व्यवहार में न्याय कह रहे हैं ना, व्यवहार में न्याय, तो व्यवहार में न्याय के साथ नियम शामिल रहता है, उसी को हम लोग सामाजिक नियम कह रहे हैं। तो न्याय तो है जिसको मूल्यों का निर्वाह कह रहे हैं, लेकिन मूल्यों के निर्वाह जो है वो सामाजिक नियम पूर्वक है, जिसको स्वधन स्वनारी है ना और दयापूर्ण कार्य व्यवहार कह रहे हैं। तभी जो है वो न्याय सफल होता है जब वो नियम के साथ संबद्ध होता है। इसीलिए क्रम की बात आ रही है ना।
ठीक है ये। फिर इसके बाद जब अपन व्यवस्था में देखते हैं तो व्यवस्था में नियम तो है ही प्राकृतिक नियम के रूप में अर्थव्यवस्था में, इसके साथ साथ उसमें न्याय भी है। न्याय किस अर्थ में कि जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि है, वह समृद्धि सदुपयोगता विधि पूर्वक जो है व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में नियोजित होती, उस अर्थ में वहां न्याय है। और धर्म भी है, क्योंकि इस तरीके से जो अखंड समाज है वो प्रकृति के साथ, प्रकृति को नियंत्रित संरक्षित करने के अर्थ में क्रियाकलाप करता है ना, इसीलिए धर्म भी है। तो इसलिए जो प्रभु सत्ता है उसमें नियम, न्याय, धर्म, सत्य चारों उसमें पहचानने में आते हैं, है ना। ठीक है, इसीलिए इन चारों को मिला के सत्ता बोल रहे हैं, और इन चारों को मिला के सत्ता का परावर्तित रूप में प्रभु सत्ता है। यही अभी हम लोगों ने ऊपर भी इसी ऐसे ही पढ़ा है ना। भैया हाँ, ये जो दो लाइनें जैसे लिखी हैं और तीसरी लाइन जो लिखी है, इसके अंदर में पहली दो लाइनों के अंदर में जैसे प्रभुता ही अभयता, अभयता ही क्रम, क्रम ही जागृति और जागृति ही अनिवार्यता, इसके अंदर में ये पहले दो आयाम आते हैं ना, जैसे कि अनुभव आयाम और ये विचार आयाम, और इन्हीं दोनों की ही बात है ना पूरी टोटल इसमें, इन दो लाइनों में। और फिर ये नीचे वाली तीसरी लाइन जो है, मानवीयता जागृत मानव में होना ही प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा एवं उसकी अक्षुण्णता है। ये फिर जो लाइन आ रही है, ये तीसरी वाली, ये फिर उसके लिए व्यवहार आयाम के लिए है। और इन्हीं के बारे में दो की क्रम से शुरू किया और उस अनुभव स्टार्टिंग किया है, और फिर वापस इसको विचार तक ले जाने के बाद जो है उसके साथ जोड़ दिया है, एक सूत्रता बना दी। आपने क्या बोला है, ये जो लिखा है ना, प्रभुता ही अभयता, अभयता ही क्रम, क्रम ही जागृति, जागृति ही अनिवार्यता, इसमें जो अनिवार्यता ही, हाँ? ये दो लाइनों के अंदर में जो है पहले दो आयामों के ही एक सूत्रता व्याख्यात की है, समझने की प्रक्रिया व्याख्यात हुई है, मेरे को ऐसा लगा। और उसके बाद मानवीयता से प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा एवं अक्षुण्णता है, ये वाला व्यवहार से संबंधित है, और इसके अंदर में फिर जब वो समझ पूरी हो गई तो ये जीने में आ गया। मुझे लग रहा है कि जब ये अपन बात कर रहे हैं ना, प्रभुता ही अभयता, अभयता ही क्रम, तो अभयता का क्रम है ना, अभयता जो है वो क्रम से परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में स्थापित, वही जागृति है ना। लेकिन इसमें फिर ये लिखा ना, प्रभुता ही जीवन सफलता और जीवन सफलता ही प्रभुता है, तो इसमें हाँ, जो जीवन सफलता ये शब्द है, ये जीवन हाँ, सफलता की जीवन क्रिया से संबंधित वाली बात है। नहीं नहीं, मानव जीवन की बात कर, अच्छा, ये मानव जीवन की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर में जैसे प्रभुता है, तो इसके अंदर में तो वही आ रहा है ना, मानसिक ही आ रहा है ना पार्ट, इसके अंदर में जीवन वाला ही पार्ट आ रहा है ना, अभी तो इसके अंदर में व्यवहार वाला पार्ट आया ही नहीं प्रभुता के अंदर में। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना, अभी ऊपर पढ़ा था ना। नहीं, इन दो लाइनों के अंदर बात कर रहे हैं, जैसे इन दो लिखा ना, प्रभुता का परावर्तित रूप सत्ता है, इस रूप में भी तो प्रभुता है ना, और सत्ता का परावर्तित रूप शिक्षा है, तो प्रभुता ही परावर्तित हो रही है ना शिक्षा के रूप में, ऐसा। और उसके बाद ये भी पढ़ा कि प्रबुद्धता ही विवेक और विज्ञान है, और विवेक विज्ञान ही संप्रभुता है, संप्रभुता ही अखंडता, अखंडता ही समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि ही सहस्थित ही जीवन, जीवन ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य है, ऐसा।
इसलिए यहाँ पर जो विश्लेषण हो रहा है वो मानव परंपरा का हो रहा है ना, अखंड समाज के अर्थ में विश्लेषण है ये सारा। इस अध्याय का नाम ही है अखंड समाज, है ना। हम्म। अखंड समाज का मतलब है कि जब मानव जाति जो है वो एक होके जो 10 सोपानी व्यवस्था, चार जिनको अपन 4 आयाम और 5 स्थितियां कह रहे हैं, और ये 4 आयाम 5 स्थितियों के बीच में जो वाद त्रय है, नीति त्रय है, कार्यक्रम त्रय है ना, उन सब की एक सूत्रता की बात भी कर रहे हैं ना। तो उन्हीं एक सूत्रता में ये जो शब्द हैं प्रभुता, प्रबुद्धता, प्रभु सत्ता, संप्रभुता, इनकी अवस्थितियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभी क्या किया जाए? 10 बज गया है। थोड़ा सा पढ़ सकते हैं बस, एक 5-10 मिनट, बस, इससे ज्यादा। ठीक है, इसको कर लें, इस पैराग्राफ को पूरा। हाँ भैया, कल इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाँ, कल एक बार फिर से पढ़ेंगे, तब कि सबके संज्ञान में बना रहे। ठीक बात इसीलिए, है ना। हाँ जी। अभी उसको तो फिर पूरा लिखा है सत्ता का तात्पर्य जागृति सहज परंपरा से है। अब यहाँ देखिए, परंपरा को सत्ता कह रहे हैं ना, क्योंकि मानव यानी व्यक्ति जो है जागृति सहज परंपरा में एक इकाई है ना। जैसे बाबा जी ने अनुभव दर्शन में लिखा ना कि उन्होंने अपने को एक विकासांश के रूप में पाया, है ना। तो ये जो अनंत प्रकृति है, उस अनंत प्रकृति में एक विकासांश के रूप में अपने होने को पाया। तो उसी तरीके से जो जागृति सहज परंपरा के रूप में सत्ता है, तो इस सत्ता में एक व्यक्ति जो है वो उसका एक अंश है ना, उस अर्थ में अपने को पहचान। तो सत्ता का तात्पर्य जागृति सहज परंपरा से है, जो सार्वभौम व्यवस्था रूप में होता है। अब ये जो जागृति सहज परंपरा का मतलब है जो सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है। अमानवीयता में सत्ता का प्रयोग प्रभुता विहीन है। अमानवीयता में सत्ता का प्रयोग प्रभुता विहीन है। जैसा अभी देख रहे हैं, नियम, न्याय, धर्म, सत्य मिलता नहीं है ना। इन शब्दों के प्रयोग हैं लेकिन मिलता नहीं। जैसे न्यायपालिका में न्याय नहीं है, वहां पे दंड है ना। इसलिए न्याय वहां से सुलभ नहीं होता है। वैसे ही जैसे संविधान हमारा कह रहा है कि अखंडता और अक्षुण्णता का आश्वासन दे रहा है, लेकिन अखंडता और अक्षुण्णता समुदाय में होती ही नहीं है, वो तो अखंड समाज में ही हो सकती है। इसलिए प्रभुता विहीन लिखा हुआ है ना। अमानवीयता में सत्ता का प्रयोग प्रभुता विहीन होता है। मानवीयता की सीमा में ही प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा एवं अक्षुण्णता है। अमानवीयता की सीमा में सत्ता के प्रयोग में प्रभुता का वैभव प्रकट नहीं है। तो वहां जो सत्ता का प्रयोग है रूप, पद, बल, धन के रूप में है ना। इसी कारणवश मानवीयता की शरण के लिए बाध्य है। इसीलिए क्योंकि उसमें प्रभुता का वैभव नहीं है, इसी कारण से अमानवीयता जो है मानवीयता की शरण के लिए बाध्य है। अति मानवीयता की सीमा में प्रबुद्धता की परिपूर्णता बस सत्ता स्वतंत्रता में समाहित है, फलतः प्रभुता अक्षुण्ण होती है। फिर आगे कहा कि वर्ग विहीन अखंड समाज ही प्रबुद्धता का प्रमाण रूप है या प्रत्यक्ष रूप है, ऐसा कहते। फिर है प्रभु सत्ता ही अभ्युदय है, यही शिक्षा का आद्यांत लक्ष्य है। मनुष्य ही कारण सूक्ष्म स्थूल तथ्यों का अध्ययन करता है। प्रत्येक मानव में पाए जाने वाले अनुभव के लिए, कारण विचार के लिए, सूक्ष्म व्यवहार के लिए सूक्ष्म स्थूल तथा उत्पादन के लिए स्थूल तथ्यों का अध्ययन है जो प्रसिद्ध है। ये चारों आयाम में है। तो जो जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं वो कारण आयाम है ना, और जो विचार आयाम सूक्ष्म है।
व्यवहार आयाम में सूक्ष्म और स्थूल है, क्योंकि विचार आयाम में न्याय के साथ जो है सेवा आदि भी है ना, वस्तुओं का आदान प्रदान भी है। फिर आगे लिखा है कि अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण और शिक्षा से व्यवहारिक नियंत्रण और प्रशिक्षण से उत्पादन का नियंत्रण प्रसिद्ध है। तो अध्ययन पूर्वक हम समाधान को पाते हैं, समाधान से विचार का नियंत्रण है। शिक्षा पूर्वक जो है हम शिष्टताओं को प्रतिष्ठित करते हैं, उससे व्यवहारिक नियंत्रण है। और प्रशिक्षण से उत्पादन नियंत्रण है। वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है, क्योंकि यही वैचारिक परिमार्जन संस्कार एवं गुणात्मक परिवर्तन है। इसीलिए वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान है। यानी जो प्रधान कार्यक्रम है वो अध्ययन है। अध्ययन पूर्वक शिक्षा है, शिक्षा पूर्वक प्रशिक्षण। इनका क्रम भी यही है। व्यवहार व उत्पादन के लिए विचार ही आधार है, विचार ही सामाजिक व असामाजिक है। अध्ययन की चरितार्थता ही स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना है। अध्ययन का मतलब स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना। वह चैतन्य क्रिया एवं क्रियाकलाप ही है, यही बौद्धिक अध्ययन है। चैतन्य क्रिया एवं आचरण स्पष्ट किया जा चुका है। तो जैसे अध्ययन स्वयं में से के लिए है, वैसे ही मानव में से के लिए जो है वो शिक्षा है। शिक्षा का मतलब है मानव में से के लिए संबंध को पहचानना, है ना। इसीलिए शिक्षा का परिभाषा है शिष्टता पूर्ण दृष्टियों के उदय के रूप में शिक्षा है। फिर नियम त्रय संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक तथा उत्पादन में सफल है। न्यायपूर्ण जीवन ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही न्यायपूर्ण व्यवहार है। न्यायपूर्ण व्यवहार ही प्रबुद्धता के रूप में है। न्यायपूर्ण जीवन ही संयत जीवन है। यही अपव्यय और भय से मुक्त है। अपव्यय एवं भय में सामाजिकता, अपव्यय एवं भय में सामाजिकता नहीं है। यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं। इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। 2 पेज को यहाँ से रिवाइज करेंगे विधि विहित नीति से, है ना। विधि विहित नीति व व्यवस्था ही चारों आयामों एवं 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता को स्थापित करती है। यहाँ से कल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना। ठीक है भैया। कुछ उपयोगी रहा आज की चर्चा, को समझ में आ रही? बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया भैया। पैराग्राफ, ये जो एक पैराग्राफ था ना, इससे पहले वाला भी, जो उसके अंदर में तो पूरा दर्शन स्पष्ट किया है, और उसकी जो वो 4 आयाम है, और उसके जो उसकी पूरा एकदम से एग्जैक्ट मतलब कि दर्शन क्लियर होता है पूरा का टोटल का, स्वयं के अंदर में, विचार के अंदर में, व्यवहार के अंदर में और व्यवस्था के अंदर। पूरा दर्शन इसके अंदर में इस एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर में आया, और उसकी पूरी बहुत खूबसूरती के साथ आपने व्याख्या की है जी। बहुत बढ़िया। बाबा जी ने बहुत सिस्टमेटिकली लिखा है। हम लोग कुछ जगह समझ पाते हैं, कई बार समझने में कल्पनाशीलता लगाना पड़ती है। नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बुक का सार जो है इसी एक पैराग्राफ में दिया हो। हाँ, ऐसे ही। सभी सूत्र ऐसे ही रहते हैं, जो एक सूत्र को अपन जब समझते हैं ना, तो सभी सूत्र पूर्णता के अर्थ में ही रहते हैं। हाँ, मतलब नीचे से ऊपर जोड़ दो, चाहे ऊपर से नीचे जोड़ हाँ, दो, बिल्कुल हाँ, ऐसा लगता ऐसे ही। बिल्कुल भैया, एक सूत्र अगर खुल गया तो जैसे पूरी बात बहुत समझ में सारे, आ जाती है। हाँ, बहुत सी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती नहीं, कल वाला जो चार्ट दिया था वो भी बहुत खूबसूरत था एकदम। जी, उसके जी। अंदर में जिस तरह से वो प्रवृत्तियों के दिया था। आपने वो 4 आयाम वाला चार्ट देखा है कि नहीं देखा है सुशील वो भाई? चार्ट ने एक बार आप इसमें अगर व्हाट्सएप पे भेज देंगे ना, तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी उसमें। कौन से गुजरात ग्रुप वाले में? हाँ जी, उसमें नहीं भेजा नहीं था।
मेरे को हाँ नहीं मिला है वो। गुजरात ग्रुप में आप है ना उसमें, गुजरात हाँ ग्रुप, जी, हाँ जी, हाँ है। गुजरात अध्ययन ग्रुप में हाँ जी। मैं अभी डाल देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। सुशील भाई हमने है अध्ययन ग्रुप में, सुशील भाई? हाँ जी, हाँ जी, मैं क्योंकि हूँ अध्ययन ग्रुप में। गुजरात में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, और एक केवल जो है अध्ययनार्थियों के लिए एक ग्रुप है, गुजरात अध्ययनार्थी ग्रुप। अच्छा अच्छा। तो आप जो है ना, योगेश भाई आप पास है वो चार्ट, आप तीनों में डाल दीजिए, मैं देख लेता हूँ भैया, है ना। आप तो या 4 तो ऐसा आयाम कीजिए भैया, आप जो चार्ट मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं तीनों में डाल देता हूँ, क्योंकि ठीक आप है। किस चार्ट की बात कर रहे हैं, है ना, और मैं कोई और चार्ट डाल दूँ तो फिर वापिस जो है आपसे पूछना पड़ेगा। ठीक है वो ना भैया? आप कह रहे थे ना कि वो नया बनाया एक, तो वो नए वाला डालना। हाँ नई वाला है वो आप भैया मुझे, हाँ एक्चुअली वो नया और पुराना कुछ नहीं है, वो अलग अलग दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। जैसे अभी इसमें आया ना, तो एक चार्ट हमने इसी दृष्टिकोण से बनाया है, शिक्षा क्या है, अध्ययन क्या है, प्रशिक्षण क्या है ना। तो एक चार्ट उस दृष्टिकोण से बनाया है। लेकिन अभी जो मैं चार्ट दूंगा वो अच्छा है, उसको आप थोड़ा सा यदि ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे, कल हम मैंने लोग एक उस चार्ट से ही शुरू कर लेंगे, है ना। वो चार्ट को अपन ले लेंगे हाँ हाँ अपने अध्ययन में, और व्हाट्सएप में रहेगा, तो एक बार आप लोग देख भी लेंगे। हाँ हाँ। उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो शब्द है ना वो स्पष्ट हो जाएंगे, उनकी आपस की कनेक्टिविटी भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे संस्कृति और सभ्यता है, तो जी जी संस्कृति पूर्वक सभ्यता है, सभ्यता पूर्वक व्यवस्था है। तो जब हम व्यवस्था बोलते हैं तो उसमें सभ्यता और संस्कृति और विधि शामिल रहती है, और जब हम विधि और व्यवस्था बोलते हैं तो उसमें संस्कृति और सभ्यता शामिल रहती है ना। तो इसीलिए मतलब इन शब्दों के आपस में जो अंतर संबंध है वो स्पष्ट रहने से, उसी से जो अर्थवत्ता है उसकी वो हम हमारे अनुमान में आती है, या कहें हमारे आभास में या प्रतीति में आती है, बिल्कुल, है ना। अभी आभास बोल सकते हैं, आभासित होती है ना। उनके जो अर्थवत्ता है वो हमको आभासित होने लगती। ठीक है ना। ठीक है। पूर्णिमा वाजपेयी जी भी दिख रही हैं, नमस्ते। डॉक्टर पूर्णिमा वाजपेयी जी, हाँ नमस्ते। आप कहाँ हैं? बहुत दिन से आपको सुना नहीं, देखा नहीं। नमस्ते। हम अभी अछोटी में हैं। अच्छा अछोटी छोटी में में। हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सब ठीक चल रहा है? हाँ, हम तो बिटिया आपको ठीक है सुनते मजे रहते में? हैं, आप जब लेते हैं। अच्छा हाँ सब ठीक है अच्छा भैया। हाँ ठीक अच्छा है, हम अच्छे हैं। बहुत बड़ी। तो जी आपके जो दामाद साहब हैं वो भी कभी कभी आते हैं ना, इसमें मीटिंग में रहते हैं। हाँ वो बाप से बहुत इम्प्रेस है। मैं सुनीता को अच्छा बताई थी फोन करके। अच्छा 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 आपको अच्छा। बहुत पसंद करते हैं, आपको पढ़ाने का तरीका और सब बहुत पसंद करते हैं।